हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेम्स आई स्टैटिक। और जैसे आपको पता है हमने आर्ट एंड कल्चर की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज कल्चर एंड कल्चर के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमने देख लिया है। एंड वी हैव सीन कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। वी हैव स्टडीड अबाउट हेरिटेज और कल्चर में क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, डिमेंशंस ऑफ कल्चर। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं आया है। और अगर कोई डाउट है आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं एंड ट्राई कंप्लीटिंग योर लेक्चर्स। और ज्यादा पेंडिंग नहीं रखना है, तभी आप बाकी का अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएंगे टाइम पे। ओके, सो ट्राई टू स्टिक विथ व्हाट वी आर डूइंग एवरी डे, फाइन। और जैसे आपको पता है कि इकोनॉमी लेक्चर भी स्टार्ट कर दिया है सर ने, काफी इंटरेस्टिंग उन्होंने लेक्चर्स बनाए हैं, तो यू वुड एंजॉय देम। एंड सेम गोज विद आर्ट एंड कल्चर, वी वुड बी कवरिंग इट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो आपको ज्यादा कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, व्हाट यू कैन डू इज इफ यू वांट टू गो फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग्स, सो आप साइड बाय साइड एनसीईआरटी से आर्ट एंड कल्चर पढ़ते रहिए। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा सोर्सेज है कोशिश करके हम एनसीईआरटी भी इसी में आपका कवर करा देंगे, तो आपको ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कल्चर के बारे में। ओके, तो इंडियन कल्चर के क्या एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट, आपको यहाँ पे मिलेगा यूनिटी अमंग अमिड्स डाइवर्सिटी या फिर मल्टीप्लिसिटी, राइट। कई सारे रिलीजन्स, कई सारे फेथ्स, बिलीफ सब साथ में को एग्जिस्ट करते हैं। एंड बेसिक एस्पेक्ट ऑफ आर ट्रेडिशनल सोसाइटी हैज बीन द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, जो इस तरीके के टर्म्स हैं, जो भी कोड्स वगैरह आते हैं, आप उसको अच्छे से नोट किया कीजिए। कई बार डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं और कई बार मेंस आंसर राइटिंग में आप इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की क्या होता है, जो भी यूनिट्स हैं सोसाइटी में उनको इस तरीके से ऑर्डर किया जाए दैट दे कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम। द यूनिट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट दे कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम, और एक सुपीरियर टू इंफीरियर का जो एक ग्रेडेशन है वो बन पाए, सुपीरियर और इंफीरियर का। ये चीज अगर हम देखें कि इंडियन कल्चर में कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, तो आप मुझे बताइए कैसे एग्जिस्ट करती है हमारे यहाँ पे ये सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का। तो कई लोगों ने गेस कर लिया होगा, इट इज प्रेजेंट इन अ कास्ट सिस्टम। इंडियन कल्चर में जो होता है शुरू से कास्ट सिस्टम से ये ग्रेडेशन देखा गया है। और कास्ट सिस्टम में दो चीजें हुई हैं। एक बात तो इट हैज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वालिटी। इंस्टीट्यूशनलाइज यानी कि क्या, कि उसको एक नॉर्म बना दिया है इनइक्वालिटी को। ओके, तो ये इस तरीके के जो फ्रेजेस हैं आप एज इट इज यूज कीजिए, काफी इंप्रेसिव आंसर्स बनते हैं। एंड ऑल्सो इट हैज एलोकेटेड सिक्योर एंड डेफिनेट प्लेस टू ईच इंडिविजुअल एंड कास्ट ग्रुप। ओके, एक सिक्योर और डेफिनेट प्लेस एलोकेट कर दी है हर इंडिविजुअल और हर कास्ट ग्रुप को, फाइन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक फीचर्स हैं इंडियन कल्चर के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। तो यहाँ पे एक स्कीमेटिक है, आप प्लीज इसे ड्रॉ कर लीजिए। ये सारी चीजें जो आपको एक्स्ट्रा दी जाती है ये आपको कहीं पे ऐसे मिलेंगी नहीं, तो ये आपको याद करने के लिए भी इजी रहेगा। एंड वी वुड बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। फर्स्ट इज कंटिन्यूटी एंड चेंज, सेकंड इज वेराइटी एंड यूनिटी, थर्ड इज secular outlook, फोर्थ इज यूनिवर्सलिज्म एंड फिफ्थ इज मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिस्टिक। ओके, तो एक एक करके अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज कंटिन्यूटी एंड चेंज। अब यहाँ पे देखिए दो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें कह रहे हैं, बट बोथ आर ट्रू फॉर द इंडियन कल्चर। हाउ? बिकॉज कंटिन्यूटी क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा इंड्योरिंग कैरेक्टर रहा है इंडियन कल्चर का, इंड्योरिंग कैरेक्टर। तो कंटिन्यूटी हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हड़प्पा के हाउसेस थे, हड़प्पन हाउसेस, तो आज भी जो पैटर्न ऑफ हाउसेस है हमारे यहाँ पे विलेजेस में, इट इज क्वाइट सिमिलर। ओके, जो मतलब जिस तरीके के हाउसेस रहते हैं घर में, वेल वगैरह रहना, और जिस तरीके से हाउसेस आपस में ऑर्गेनाइज रहते हैं, तो वो काफी ज्यादा सिमिलर है, ठीक है, आज के इंडियन विलेजेस से। और इसके अलावा वैसे ये सारी चीजें हम आगे जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे कल्चर, तो उसमें काफी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से जो वर्शिपिंग की जाती थी हड़प्पन टाइम्स में ही ऑफ मदर गॉडेसेस एंड पशुपति, तो वो आज भी की जाती है, राइट। तो वर्शिपिंग और जो बिलीफ है वो भी काफी सिमिलर है। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन्ड है। ओके, और जो ट्रेडिशंस थे, वैदिक ट्रेडिशंस, यानी कि आज जिनको हिंदुइज्म के ट्रेडिशंस बोलते हैं, बुद्धिज्म,
जैनिज्म, ये सारे उस टाइम से चलते आ रहे हैं. 6th century BC से बुद्धिज्म, जैनिज्म है, एंड द ट्रेडिशन स्टिल कंटिन्यू. नाउ व्हाट हैज चेंज्ड? अगर चेंज की बात करें तो जैसे हाउसिंग पैटर्न बोले तो आज की डेट में अर्बन हाउसिंग सिस्टम्स थोड़े अलग हैं. उस टाइम पे जैसे सिंगल स्टोरी ज्यादा होते थे, तो टुडे इन मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली एक्सेट्रा यू कैन फाइंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, राइट. कीप राइटिंग एज वी स्टडी. और उसी तरीके से देखा जाए तो बेसिक स्पिरिट जो है हमारी कल्चर की वो कंटिन्यू की है, बट हमने इररेलेवेंट फीचर्स को डिस्कार्ड कर दिया है. वी हैव डिस्कार्डेड दी इररेलेवेंट फीचर्स. जैसे आपको पता है सती वगैरह जैसे बीच में काफी प्रिवेलेंट हो गया था, तो उसके बाद में हमने उसको ये सारी चीजें हटा दी हैं, राइट. और विडोज के साथ जो ट्रीटमेंट होता था तो उसकी जगह पे विडो रीमैरिज एक्ट वगैरह आया. सो द इररेलेवेंट फीचर्स हैव बीन डिस्कार्डेड, विच अगेन शोज द डायनामिक कैरेक्टर ऑफ आवर इंडियन कल्चर. ओके और इसमें और किस तरीके से हमने इसको डिस्कार्ड किया है, जैसे कि जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए थे थॉट में, प्रैक्टिसेस में, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी आए थे. उस टाइम पे भी जो हिंदू ट्रेडिशन थे, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम हो गया था, तो उस टाइम पे जैनिज्म और बुद्धिज्म एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, राइट. रेवोल्यूशनरी थिंकिंग इंट्रोड्यूस की थी 6th century BC में. एंड उसके बाद में रिलीजियस अवेकनिंग भी हमने देखी थी. कब देखी थी? रिलीजियस अवेकनिंग इन 18th and 19th century. ओके, so this was continuity and change. Next let's see what is the next feature. It is variety and unity. दोनों फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी बट बोथ आर अगेन ट्रू. वैरायटी हमको कैसे देखने को मिलती है, तो आप इस तरीके के एग्जांपल्स दिखा सकते हो. वैरायटी एज इन लाइक कुकिंग ऑयल जो होता है वो पूरे इंडिया में यूज किया जाता है ना, लेकिन साउथ में आप जाओ, जैसे केरला में जाओ, वहां पे कोकोनट ऑयल जनरली यूज किया जाता है. वी आर टॉकिंग अबाउट वेराइटी इन कल्चर. आप बोलोगे खाने की बात, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, एनीथिंग विच कम्स इन योर वे ऑफ लाइफ, फूड, योर लैंग्वेजेस, योर ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग कंप्राइजेस इन कल्चर. ओके, तो केरला में जैसे कोकोनट ऑयल यूज किया जाता है, उस तरीके से आप यूपी बेल्ट वगैरह में जाओ तो वहां पे मस्टर्ड ऑयल का यूज किया जाता है. सो दे हैव देयर सेपरेट रीजंस फॉर दिस, क्योंकि केरला जैसे है तो वो एक कोस्टल स्टेट है, राइट. तो वहां पे कोकोनट वगैरह ग्रो होता है, इसलिए कोकोनट ऑयल का ज्यादा यूज किया जाता है. और यूपी जो है इट इज इन प्लेन्स, राइट. तो वहां पे प्लेन एरिया में मस्टर्ड वगैरह ग्रो किया जाता है. फिर आप हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, अगर ट्रेडिशंस फेस्टिवल्स पे आ जाए तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स देख लीजिए. हालांकि है सब हार्वेस्ट के, लेकिन मनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल देर इज लोरी इन पंजाब एंड देर इज पोंगल इन तमिलनाडु, है ना. पीरियड भी लगभग सेम होता है मनाने का, लेकिन तरीका जो होता है थोड़ा अलग होता है. एंड देर इज बिहू इन आसाम. सो दे ऑल आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. एंड देर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स. ये तो है ही, वैरायटी वो भी हमको देखने को मिलती है. तो इस तरीके से आप कई सारे बता सकते हैं. हम ड्रेसिंग सेंस वगैरह अपने हिसाब से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. बट स्टिल वी टॉक अबाउट यूनिटी, एंड यू वुड not be astonished when I'll quote that people belonging to the 8 great religions of the world, they coexist in harmonious manner in India. तो जो 8 सबसे बड़े रिलीजन हैं वर्ल्ड के, वो सब इंडिया में पाए जाते हैं और उन लोग साथ में अच्छे से हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट भी करते हैं. एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस वेराइटी? जो अभी हमने वेराइटी की बात करी, उसके मेनली रीजंस क्या हैं? तो रीजंस ऑफ वेराइटी आर दैट आवर कंट्री इज वास्ट, देयर इज वास्टनेस, एरिया इतना बड़ा है, फिजिकल टेरिटरी जो है वो इतनी ज्यादा है, प्लस देर इज वेरिएशन इन द फिजिकल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स. अभी मैंने आपको जैसे बताया भी कि वहाँ जो केरला का क्लाइमेट हो गया एज कम्पेयर टू नदर्न इंडिया का जो क्लाइमेट है, ये सारे वेरिएशंस हैं, तो इस वजह से भी वेराइटी है. ऑल्सो देर इज इंटरमिंगलिंग अमंग वेरियस एथनिक ग्रुप्स. तो हर कहीं अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स आए हैं उनका भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहा है. ओके तो जैसे ईरानियंस आए, ग्रीक्स आए, इन सबका इन्फ्लुएंस, अरब्स, मुगल्स, इन सबका इन्फ्लुएंस रहा है. फॉर एग्जाम्पल जो स्टिच्ड क्लॉथ्स है, अब ये चीज आपको शायद नहीं पता होगी, जो स्टिच्ड क्लोथ्स हैं इंडिया में, जैसे सलवार, कुर्ता, ये सब वगैरह, ये आए थे 2nd century BC में आए थे सीधे. ये पहले से हमारे यहाँ पे नहीं बनाए जाते थे सलवार कुर्ता, तो ये 2nd century BC में आए थे. एंड दे वर ब्रॉट इन बाय कुशानास, शाकास एंड पार्थियंस. ओके, ये स्टिच क्लोथ्स की बात कर रहे हैं. और उसी तरीके से जब यूरोपियंस आए थे तो उन लोग क्या लेकर आए थे? दे ब्रॉट शर्ट्स, ट्राउजर्स, स्कर्ट्स एक्सेट्रा. तो ये सारे जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं ये बाहर से आए हैं. सो दैट इज व्हाई वी फाइंड ग्रेट वेराइटी. अब ये तो वेराइटी की बात हुई. अब जो यूनिटी है, जो कॉमननेस है, उसके क्या रीजंस हैं?
तो फर्स्ट इज द कल्चरल एक्सचेंज। भले अलग अलग हैं, भले इतनी ज्यादा वेराइटी है, लेकिन कंटिन्यूअसली कल्चरल एक्सचेंज होता रहा है बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। ये जो डिस्कशंस हम कर रहे हैं ये आपको कभी भी फैक्ट्स में इस तरीके से नहीं मिलेंगे। अगर आप एकदम से एनसीईआरटी वगैरह उठाते हो तो आपकी थिंकिंग उतनी डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए इन डिस्कशंस को किया जा रहा है। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द रेलेवेंस, और जब आप आंसर्स लिखोगे, आगे हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो उसमें जब आप आंसर्स लिखोगे आपको समझ में आएगा कि आपकी थिंकिंग किस तरीके से इन डिस्कशन से डेवलप होती है। ओके, तो कल्चरल एक्सचेंज होता है डिफरेंट रीजन्स के बीच में। तो फॉर एग्जांपल देयर इज चिकन वर्क ऑफ, ये अलग अलग जैसे एम्ब्रॉयडरी के तरीके, चिकन वर्क ऑफ लखनऊ। देन देयर इज फुलकारी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, फुलकारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो पंजाब की है। एंड देयर इज कांथा एम्ब्रॉयडरी ऑफ बंगाल, ओके, एंड देयर इज पटोला ऑफ उड़ीसा। तो ये भले अपने रीजन के हैं, लेकिन आज ये आप देखो कि ये जिस तरीके से ट्रेड वगैरह होता है तो ये मतलब पूरे देश के लोग भी पहनते हैं। ओके, एंड क्लाइमेट, तो हालांकि वेरिएशंस हैं लेकिन देयर इज इनहेरेंट यूनिटी। फिर भी मतलब क्लाइमेट अलग होना भी मतलब एक फैक्टर है, लेकिन कॉमननेस ऑफ क्लाइमेट भी एक फैक्टर है। देयर इज इनहेरेंट यूनिटी। हाउ? फॉर एग्जाम्पल द सिस्टम ऑफ मॉनसून्स। इंडियन मॉनसून्स का पूरा एक सेपरेट पैटर्न है जो कि कॉमन है पूरे नेशन के लिए। And this has ensured that agriculture remains the main occupation of our nation. Okay, I hope that you enjoy these discussions. We are putting great effort for all this. Okay, so third characteristic is secular outlook. Secular outlook. तो अब डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स के आपस में इंटरमिंगलिंग होने की वजह से एक सिक्यूलर आउटलुक बन गया है। तो फर्स्ट रीजन इज द इंटरमिंगलिंग, एंड ऑल्सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिक्यूलर नेशन, राइट। तो डिक्लेयर किया हुआ है सिक्यूलर। सो कैसे डिक्लेयर किया हुआ है? Which is the article? What is the article for that? Everyone is free to profess, practice and preach any religion. Also, the state has no religion. ये हमारे यहाँ का कंसेप्ट है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, बट ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। और अगर आप वेस्ट में जाओगे तो वहां पे सिक्युलरिज्म का अलग कंसेप्ट है। वेस्ट में क्या होता है? सिक्युलरिज्म का मतलब होता है दैट चर्च एंड स्टेट आर सेपरेट, तो उनको कोई लेना देना ही नहीं। हमारे यहाँ पे है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट फीचर इज यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म क्या है? दैट वी आर बियॉन्ड आवर ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज। हम केवल जो इंडिया का मैप जो हम ड्रॉ करते हैं, हम केवल वहां तक सीमित नहीं है, हम उसके आगे भी हैं। हाउ? एज वी प्रीच दैट, एज वी आर प्रमोटिंग द मैसेज ऑफ पीस एंड हार्मनी टू द एंटायर वर्ल्ड। तो इंडिया ने इसमें काफी अच्छा रोल प्ले किया हुआ है। And we have also raised our voices against racialism and colonialism, and also against the power blocks. So India has been the founding member of NAM. What is NAM? Tell me in comment section. And when was it formed? Okay. नेक्स्ट फीचर इज मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिस्टिक। तो इंडिया में ये दोनों कल्चर हमको देखने को मिलते हैं, और केवल अभी से नहीं, सिंस दी हरप्पन टाइम्स वी कैन फाइंड बोथ द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जो हरप्पन सिविलाइजेशन भी थी, दैट वॉज ऑल्सो अर्बन टाइप ऑफ अ सिविलाइजेशन। वो पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, एंड दे हैड द नॉलेज ऑफ वेट्स, मेजर्स, मैथ्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, राइट। एंड इसके अलावा इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू द वेस्ट। तो जब भी आप मूवीज वगैरह देखोगे, व्हेन दे कम इन द सर्च ऑफ देयर गुरुज, तो वो सीधे इंडियन गुरुज के पास में ही आते हैं कि उनको स्पिरिचुअलिटी और अदर वर्ल्ड कंट्रीज, अब वो पहले बोलते हैं, वो बाद में आते हैं कि ये अदर वर्ल्ड का हमें भी ज्ञान मिले। ओके, एंड अथीस्टिक थिंकिंग जो है, केवल स्पिरिचुअल नहीं, अथीस्टिक थिंकिंग भी जो है वो डेवलप हुई थी। सो इफ यू सी जैनिज्म और बुद्धिज्म, दे बोथ आर साइलेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, है ना। तो एक तरीके से जो अथीस्टिक थिंकिंग है वो भी हमारे यहाँ पे डेवलप थी। अब जो किसी भी तरीके की कल्चरल आइडेंटिटी होती है, कल्चरल आइडेंटिटी, इट इज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो ये कल्चरल आइडेंटिटी भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक रिलीजन एंड रीजन। दोनों चीजें डिफाइन करती हैं आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल जो तमिलनाडु के ब्राह्मण होंगे, दो दे प्रैक्टिस द सेम रिलीजन, बट स्टिल द ब्राह्मण्स ऑफ तमिलनाडु वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दोज इन कश्मीर।
तो रीजन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. एंड सिमिलरली मुस्लिम्स ऑफ केरला वुड बी डिफरेंट फ्रॉम मुस्लिम्स ऑफ यूपी. ओके. और रीजनल आइडेंटिटीज जो होती हैं वो काफी रियल होती हैं. देयर मतलब ये ज्यादा कह सकते हैं कि ज्यादा काम करती है. फॉर एग्जाम्पल बंगाल में आप देखोगे हिंदूज एंड मुस्लिम दे बोथ टेक प्राइड इन बीइंग बंगाली. सो जो प्रिंसिपल है कायदे से ये है कि जो डिफरेंट रिलीजन ग्रुप्स हैं दे ओ देयर एलिजेंस टू डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स. ओके. फॉर एग्जाम्पल हिंदूज, ये प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं. प्रिंसिपल में ये होता है कि मतलब द हिंदूज वुड से कि वी ओ आर एलिजेंस टू वेदास, शास्त्रास. ओके. एंड सिमिलरली मुस्लिम्स वुड से कि दे मतलब वो किस चीज को मानते हैं, कुरान को, हदीस को. एंड क्रिश्चियंस उस तरीके से कहेंगे उनका एलिजेंस किसके लिए है, बाइबल. ओके. दे ओ देयर एलिजेंस टू डिफरेंट डॉक्ट्रिन. ये प्रिंसिपल की बात करी. लेकिन अब रियलिटी में क्या होता है, अगर रिचुअल्स और लाइफस्टाइल्स की तरह देखें तो देर इज लॉट ऑफ इंटरमिंगलिंग. एक्चुअली में जो होती है वो होता है वहां पे बहुत ज्यादा इंटरमिंगलिंग होती है. एंड इस वजह से जो रीजनल आइडेंटिटीज होती है वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू द रिलीजियस आइडेंटिटी. ओके. तो आप कल्चरल आइडेंटिटी का कोई कंसेप्ट पूछा जाए तो आप इस बारे में जरूर बताएंगे, द रीजनल आइडेंटिटीज एंड द रिलीजियस आइडेंटिटीज. अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो एथनिक कल्चर होता है उनका जो अपना कल्चर रहता है दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. द एथनिक कल्चर इज स्ट्रॉन्ग अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स. तो ट्राइबल ग्रुप्स का खुद का जो कल्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो इतना ज्यादा रीजन से अफेक्ट नहीं होता है. राइट. इसके आगे अब हम देखेंगे व्हाट आर द कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. अब इंडियन कल्चर को क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती है. ओके. सो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस इज द नेक्स्ट टॉपिक. So first thing which influences is the westernization. वेस्टर्नाइजेशन बहुत हुआ है और सबसे पहले जैसे ये हुआ था इंडिपेंडेंस के मूवमेंट के टाइम पे भी, जब मेंबर्स जो थे ऑफ सिविल सर्विसेज एंड एरिस्टोक्रेट्स, तो दे वर क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर. और बाद में ये मिडिल क्लासेस और विलेजेस में भी काफी ज्यादा फैला था, जिसकी वजह से देयर वाज डिमांड फॉर द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स. तो पहला इन्फ्लुएंस है वेस्टर्नाइजेशन. सेकंड इज इमर्जेंट नेशनल कल्चरल स्टाइल्स. इसने भी हमारे कल्चर को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज द एग्जाम्पल ऑफ गांधी कैप, खादी. बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं, बट स्टिल इट प्रोवाइडेड कॉमननेस टू द कल्चर. एंड थर्ड इन्फ्लुएंस इज द पॉपुलर कल्चर विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास मीडिया. जो आप टीवी चैनल वगैरह से देख के, रेडियो फिल्म्स वगैरह से जो आप सीखते हो, दैट इज द पॉपुलर कल्चर. ओके. एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, प्लूरलिज्म. प्लूरलिज्म क्या होता है? इट इज द इम्प्लाइड टॉलरेंस ऑफ अदर स्टाइल्स ऑफ लाइफ वाइल प्रिजर्विंग वंस ओन. ओके. इट इज द इम्प्लाइड, प्लीज राइट, ये सारी चीजें आप प्लीज लिखिए. आपकी थिंकिंग जब डेवलप होगी, जब आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी, तो आप इसको अपने टर्म्स में लिख सकते हैं, बट अभी के लिए प्लीज राइट ऑल दिस. सो इट इज द इम्प्लाइड टॉलरेंस ऑफ अदर स्टाइल्स ऑफ लाइफ. आप दूसरे जो लाइफ स्टाइल्स है उनको आप कैसे टॉलरेट करते हो, साथ साथ अपना खुद का कल्चर को प्रिजर्व करते हुए, वाइल प्रिजर्विंग वंस ओन. तो ये चीज जो है ये ट्रेडिशनली हिंदुइज्म में रही है. तो दैट इज वाई जब बाहर से भी लोग आए, दे वर इजिली accumulated in the Hinduism, right? And this was reinforced by the institutionalization of the caste system. Sorry, तो कास्ट सिस्टम के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होने की वजह से भी रीइंफोर्स हुआ है. एंड प्लूरलिज्म की वजह से कई बार हमारी अब ये भी है कि सोसाइटी थोड़ी इनटॉलरेंट भी हो गई है. वैसे टॉलरेंस होना चाहिए था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टर्मोइल्स देखे गए हैं. अब इंडियन वैल्यूज की एक और बात करें तो वो ये है कि इंडियन सोसाइटी का हमेशा होलिस्टिक एस्पेक्ट रहा है. होलिस्टिक एस्पेक्ट कैसे रहा है कि
जो कम्युनिटी थी उसके मतलब वाइडर इंटरेस्ट दे दिए जाते थे, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स को ड्यूटीज परफॉर्म करनी रहती थी। तो इंडियन सोसाइटी में ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली का एक कंसेप्ट है। ओके, तो ये एक वाइडर इंटरेस्ट है कम्युनिटी का। तो इसके अंदर अब इंडिविजुअल्स को फंक्शन करना होता है, जॉइंट फैमिली। तो ये एक होलिस्टिक एस्पेक्ट है। तो इसमें जॉइंट फैमिली वैसे क्या होती है, जिसमें सारे आपके डिपेंडेंट्स आ जाते हैं, एजेड, विडोड, हर कोई जो भी होते थे उनको मतलब एक फैमिली की तरह ही माना जाता था। ये इंडियन सोसाइटी का एस्पेक्ट है, इसको होलिस्टिक एस्पेक्ट कहते हैं। ठीक है। और इनफैक्ट पहले ट्रेडिशनली तो ये होता था कि जो डेस्टिट्यूट्स और डिपेंडेंट्स रहते थे, द डेस्टिट्यूट्स एंड डिपेंडेंट्स, दे वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिच। तो ये रिच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते थे, हु ऑपरेटेड एज द ट्रस्टीज ऑफ कम्युनिटी वेल्थ, trustees of community wealth rather than private profiters. Okay, and dharma जो था, that was an important way of life, धर्मा। तो उसी के थ्रू हमें एथिक्स, बिहेवियरल कोड्स और इन सब चीजों को हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि नॉन मटेरियलिस्टिक वैल्यूज जो होती हैं कि मतलब वही मोह माया में मत घुसे रहो, धर्म करो, ये सारी चीजें जो हैं दे आर बेसिकली द ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर। ये कुछ इंडियन वैल्यूज के बारे में हमने और देख लिया। सो आई थिंक आपको इसमें एक काफी अच्छी एक बन गई होगी, आपके दिमाग में थिंकिंग बन गई होगी अबाउट इंडियन कल्चर। एंड अगर कोई डायरेक्ट मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आता है अबाउट इंडियन कल्चर तो आप काफी अच्छे से उसके ऊपर लिख सकते हैं। इसके आगे अभी हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का, कि किस तरीके से हम हिस्ट्री में अप्रोच किए हैं, कल्चर किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ है, व्हाट इज द कंटिन्यूटी ऑफ द कल्चर। सो मे बी वी कैन टेक अप दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज ये लेक्चर्स देखते रहिए एंड डू शेयर और वीडियोज। बार बार आपको कहना पड़ेगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, एंड बट प्लीज डू इट ताकि हम लोग को भी थोड़ी हेल्प हो सके। वी ऑल्सो कैन गेट मोटिवेटेड एंड ब्रिंग वेरी गुड कंटेंट फॉर यू, एंड दैट इज ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।